अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 180 खामोशी की वजह। पाहुजा साहब और लतिका जी जिस तरह से आमने सामने खड़े थे, उसे देखकर सुजॉय को अंदाजा हो चुका था कि यहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता था। इसीलिए वो तेजी से आगे बढ़ते हुए उन दोनों के पास चला आया, लेकिन मुंह ने रोककर कुछ कह पाता उससे पहले ही उन दोनों में बहस जारी थी। लतिका जी गुस्से से फुफकारते हुए पाहुजा साहब से कह रही थी, तो मेरा शक सही निकला, आप यहीं मौजूद थे। अजीत, आप अभी के अभी मेरे साथ कार में चलेंगे, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लतिका जी को इस अंदाज में बातें करते हुए देखकर पहले ही पाहुजा साहब काफी घबरा गए थे और अब लतिका जी का गुस्सा उन्हें और भी बेचैन किए दे रहा था। सुजॉय ने अपने डैड की ऐसी हालत देखी तो जल्दी से बोल उठा, डैड, माँ, आप लोग प्लीज यहाँ पर कोई हंगामा खड़ा मत कीजिए। लेकिन लतिका जी उसकी बात सुनने की बजाय उसे खूंखार नजरों से घूरते हुए बोली, अपने डैड की तरह तुम्हें भी खूब झूठ बोलना आ गया है सुजॉय। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पूरे के पूरे अपने डैड की छाया हो। सुजॉय ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है माँ, आप जो चाहे मुझे कह लो, लेकिन प्लीज ये कोई जगह नहीं अपने फैमिली इश्यूज यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। लतिका जी ने उसकी बातों को एकदम से इग्नोर करते हुए पाहुजा साहब की तरफ देखा और बोली, अजीत, आई वांट टू टॉक टू यू राइट नाउ। पाहुजा साहब नजरें झुकाए हुए लतिका जी की कार की तरफ बढ़ गए। उन्हें इस तरह बेबस होकर लतिका जी की बात मानते हुए देखकर सुजॉय हैरान था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कभी भी माँ को उनकी ऐसी किसी बदतमीजी के लिए डांटने की बजाय डैड उनके सामने इतने नरम क्यों पड़ जाते हैं। आखिर डैड की ऐसी भी क्या मजबूरी है। और अभी तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी। एक औरत की मदद करने के लिए माँ का उनके साथ ऐसे बिहेव करना कहाँ तक सही है। वो वहीं पर खड़ा होकर मन ही मन में सोच रहा था, जबकि लैला और डेविड एक कोने में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। वहां कार के अंदर पहुंचते ही लतिका जी ने पाहुजा साहब को सख्त नजरों से घूरते हुए कहा, तो ये थी आपकी कसम जिसे पिछले 20 सालों से निभाते आने का धौंस जमा रहे थे मुझ पर। पाहुजा साहब ने उन्हें अफसोस से देखते हुए कहा, मुझे मालूम है अब मुझे आज यहाँ देखकर तुम कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी, तुम्हें करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा दिल जानता है कि वाकई पिछले 20 सालों में तुम्हारी कसम निभाई है मैंने लतिका। बस आज जब उसकी इतनी तबीयत खराब का सुना तो खुद को रोक नहीं पाया। ये सुनते ही लतिका जी ने चिढ़ते हुए कहा, मैं कैसे मान लूं ये सब? हाँ, कैसे मान लूं? याद है ना, मैंने उस कसम के एवज में आपकी हर बात मानी, जो शायद एक औरत के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। और आज आप मेरी उस सारे सैक्रिफाइस को भुलाकर फिर से उस औरत से मिलने आ रहे थे। क्यों अजीत, क्यों? क्या अपने और अपने बच्चे के लिए एक सेफ फ्यूचर की चाह रखना मेरे लिए इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए? पाहुजा सर ने उन्हें ऐसे इमोशनल होते हुए देखा तो उनके हाथों को थामते हुए बोले, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें दुख दिया होगा। सोच कर देखो, वो हॉस्पिटल में पड़ी है। मेरा उसे एक नजर देख लेने से अब तुम्हारा कौन सा नुकसान हो जाने वाला है लतिका? यही तो सबसे बड़े दुख की बात है अजीत। यहाँ नुकसान सिर्फ मेरे भरोसे का हो रहा है, जिसे आप इतनी आसानी से तोड़ने वाले थे। उस 2 कौड़ी की औरत के लिए तुमने मुझे दुनिया भर के सामने कल भी जलील करवाया था और आज भी वही करवाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तो अपना वादा निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब तुम उस औरत से मिलकर तोड़ दो अपनी कसम, लेकिन इतना याद रखना कि उसके टूटने पर मां दुर्गा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, जिनको तुमने इस वादे का साक्षी माना था। बस मुझे अब तुमसे कुछ भी नहीं कहना। तुम जाकर उस औरत से मिल सकते हो। मैं घर जा रही हूं। कहकर लतिका जी ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। पाहुजा साहब कुछ देर यूं ही बैठे रहे और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, मैं भी तुम्हारे साथ ही घर चल रहा हूं। कहकर उन्होंने सीट की बैक से थके हुए अंदाज में अपना सिर टिका दिया, जबकि उनकी ये बात सुनकर लतिका जी के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान बिखर गई थी। उन्होंने खिड़की का शीशा नीचा करके कुछ दूर खड़े ड्राइवर को इशारा किया और कहा, घर लेकर चलो। जबकि सुजॉय
लैला और डेविड वहीं के वहीं खड़े के खड़े रह गए। सुजॉय ने उन्हें जाता हुआ देखकर अफसोस करते हुए मन ही मन में बोला, आज एक बार फिर डैड माँ के सामने हारकर अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गए शायद। जबकि लैला उन्हें जाता हुआ देखकर सोच रही थी, क्या जबरदस्त औरत है लतिका जी भी। चाहे जैसे भी करके दूसरों से अपनी बात मनवाने का हुनर इन्हें खूब आता है। लैला भी बाहर से आ ही रही थी कि तभी उसे ख्याल आया, ओ इन सब में मैं सहगल सर को फोन करना तो भूल ही गई। उन्होंने कहा था कि आज वो शूटिंग के बारे में कुछ अपडेट करेंगे। ये ख्याल आते ही उसने सुजॉय से कहा, मैं भी एक जरूरी कॉल करके आई। और फिर वो हॉस्पिटल में ही बने पब्लिक बूथ की तरफ बढ़ गई। वहां से उसने सहगल साहब का नंबर डायल किया और फिर दूसरी तरफ से फोन उठाने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में फोन पर सहगल की गंभीर आवाज आई। लैला ने हेलो कहा तो वो फौरन उसकी आवाज पहचानते हुए बोले, ओह लैला, मैं अभी तुम्हें याद कर रहा था। अच्छा हुआ जो तुमने खुद ही फोन कर लिया। तो शूटिंग का करंट स्टेटस ये है, तुम्हारा वीजा आ गया है। 2 दिन बाद हमें शूटिंग के लिए लंदन निकलना है। ये सुनते ही लैला को थोड़ी सी खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही वो सुलोचना ताई की बीमारी की वजह से कुछ अपसेट भी हो गई। उसने सहगल को कहा, ठीक है सर, मैं ट्रिप से जुड़ी सारी तैयारियां कर लूंगी। अगर आपको कुछ और स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। कहकर लैला ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सोच में डूबी हुई लैला वापस आईसीयू की तरफ आई तो उसे देखकर सुजॉय ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों दिख रही हो? तब लैला ने उसे शूटिंग के लिए लंदन जाने वाली बात कह सुनाई। न जाने क्यों लैला के जाने के नाम से उसे अपने मन पर कुछ भारी भारी सा महसूस होने लगा था, लेकिन उसने लैला को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, तुम अब उसके लिए टेंशन मत लो। तभी वहां मौजूद डेविड ने आईसीयू की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं जरा ताई को देखकर आता हूं। कहकर वो अंदर चला गया, जबकि लैला और सुजॉय दोनों ही बाहर बैठे रह गए। तब कुछ देर की खामोशी के बाद सुजॉय ने कहा, तुम फिक्र मत करो लैला, ये काफी अच्छा हॉस्पिटल है, ताई जल्दी से ठीक हो जाएगी। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी डेविड कुछ उलझा हुआ सा सुलोचना जी के कमरे से बाहर आया। इतना बड़ा हॉस्पिटल है मगर देखो जरा सा भी पेशेंट की साफ सफाई का ध्यान नहीं है। सुजॉय ने उन्हें ऐसे झल्लाते हुए देखा तो उठकर उनके पास आता हुआ बोला, क्या हुआ डेविड अंकल, आईसीयू में गंदगी दिख गई क्या आपको? तब डेविड ने बताया, ताई के चेहरे और ऑक्सीजन मास्क पर कुछ गंदगी सी लगी हुई थी, काले काले कुछ एकदम तेल छट से धब्बे हैं, हमें मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए। लेकिन सुजॉय ने जैसे ही ये सुना एकदम से चौंकते हुए बोला, एक मिनट, मैं देख कर आता हूं। और फिर वो तेजी से सुलोचना जी के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। लैला ने जब उसे ऐसे परेशान देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे चली आई थी। सुलोचना जी के पास पहुंचते ही सुजॉय ने डेविड की कही हुई बातों को जांचने की कोशिश की तो देखा वाकई वहां पर कुछ काले धब्बे लगे हुए थे। सुजॉय ने उन्हें हल्के हाथों से छुआ और फिर उसे नाक के पास ले जाते हुए पहचानने की कोशिश की। और फिर जैसे उस काले तेल छट धब्बों की महक समझ में आते ही उसका दिमाग जैसे सन्न सा रह गया। लैला उसके बगल में ही खड़ी थी और उसकी एक एक हरकत नोट कर रही थी। उसे इस तरह फिक्र में देखकर लैला ने पूछा, क्या हुआ सुजॉय साहब, आप अचानक से इतने परेशान क्यों दिखने लगे? और फिर ये दाग, ये किस चीज का है? सुजॉय ने कुछ पल खामोश रहकर जैसे समझने की कोशिश की कि उसे लैला के सामने ये बात बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन लैला लगातार उसका चेहरा तके जा रही थी। उसे सोच में डूबा हुआ देखकर लैला ने कहा, प्लीज सुजॉय साहब, अगर ये बात ताई से रिलेटेड है तो मुझे लगता है कि आपको ये बात जरूर मुझे बतानी चाहिए। सुजॉय ने हामी भरते हुए जैसे तय कर लिया था। उसने धीरे से कहा, बाहर चलो, मैं सब बताता हूँ। और फिर बाहर आकर उसने लैला से कहा, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये बात कैसे कहूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मैं कहे बिना भी नहीं रह सकता। लैला ने उसकी बात सुनकर कुछ और क्यूरियस होते हुए कहा, जो भी बात है आप प्लीज मुझे बताइए। तब सुजॉय ने कहना शुरू किया, अभी जब माँ आई थी
तो उनके हाथ में भी ठीक वैसा ही दाग लगा हुआ था जिसे हमने अभी अभी सुलोचना जी के मास्क पर और चेहरे पर लगा हुआ देखा था। तो मैंने अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उस दाग के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि अस्पताल के मेन गेट से ग्रीस लग गया है और फिर ताई के मास्क और चेहरे पर ठीक उसी ग्रीस का निशान आना क्यों मुझे इस बात का बार बार एहसास दिला रहा है कि कहीं ताई को जो प्रॉब्लम हुई इस वजह से तो नहीं हुई कि माँ ने उनके मास्क को छूने की कोशिश की थी। ये सुनते ही लैला भी शॉक्ड रह गई। सुजॉय ने उसके एक्सप्रेशंस देखते हुए कहा, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं। मुझे बस समझ में नहीं आ रहा है लैला कि अगर ये सिर्फ मेरे मन का वहम है या फिर और कोई बात। लेकिन अगर माँ ने वाकई ऐसा किया है तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? माँ तो शायद सुलोचना जी को ठीक से जानती तक नहीं, तो फिर इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाने को उन्हें कौन सी जरूरत पेश आई होगी? सुजॉय की बात सुनकर लैला भी सोच में पड़ गई थी। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी डेविड ने दूसरी तरफ से आते हुए कहा, आप दोनों ने देख लिया वो दाग? मैं तो मैनेजमेंट से कंप्लेंट करके आया हूँ। एक दिन और देख लूं, नहीं तो ताई को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दूंगा। डेविड के लहजे में ताई के लिए फिक्र थी। तब सुजॉय ने कहा, देखते हैं डेविड अंकल। कहकर उसने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली और फिर लैला से बोला, मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ी देर के लिए घर जाना चाहिए। मैं हूं यहाँ पर अभी, और फिर डेविड अंकल भी हैं ही। तुम्हें जाना है तो तैयारियां भी करनी होगी ना। लैला का दिल चाह रहा था कि वो जाने से इनकार कर दे, लेकिन उसे वाकई अभी घर जाना था, इसीलिए उसने धीरे से हामी भर दी। लैला ने अपना पर्स उठाया ही था कि तब डेविड ने सुजॉय को देखते हुए कहा, आप भी घर हो आइए सुजॉय सर, मैं हूं यहां तब तक। सुजॉय ने कुछ सोचते हुए हामी भरी और कहा, ठीक है डेविड अंकल, मैं लैला के साथ ही चला जाता हूं, शाम तक लौटते हैं हम लोग। कहकर उसने लैला की तरफ देखा और दोनों बाहर निकल गए। लैला को घर ड्रॉप करने के दौरान सुजॉय ने एक भी लफ्ज नहीं कहा। ये बात लैला ने शिद्दत से महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। लैला को घर ड्रॉप करने के बाद सुजॉय सीधे घर पहुंचा था। उसके मन में अभी सैकड़ों सवाल थे जिनके जवाब उसे सिर्फ और सिर्फ पाहूजा साहब ही दे सकते थे। घर पहुंचते ही वो सीधा पाहूजा साहब के कमरे में पहुंचा। उनके कमरे में पहुंचकर उसे इस बात की राहत हुई कि वो वहां अकेले बैठे थे। लतिका जी वहां मौजूद नहीं थी। उसने सीधे पाहूजा साहब के सामने जाकर बैठते हुए कहा, मैंने जब से होश संभाला है डैड, तब से हमेशा हर उस मौके पर आपको माँ के सामने झुकते हुए देखा है, जबकि मेरी समझ से उन मौकों पर आपको माँ को अच्छे से जवाब देकर उन्हें शांत करना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय आपने हमेशा से उनके सामने चुप्पी साध लेने का ही अपना चलन बना लिया। आज मुझे उन सब बातों की वजह जाननी है। पाहूजा साहब ने जब सुजॉय को इस तरह परेशान देखा तो कहा, मैं मानता हूं बेटा कि मैंने तुम सबको बहुत तकलीफ में रखा। अभी वो कह ही रहे थे कि तभी सुजॉय ने उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं डैड, अभी सिर्फ और सिर्फ जवाब चाहिए मुझे, और कुछ नहीं सुनना मुझे। आज सुजॉय जैसे किसी जिद में था। पाहूजा साहब ने उसे गौर से देखा और फिर बेसाख्ता उठकर उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में झलकती बेबसी जैसे किसी बर्छी की तरह सुजॉय का दिल चीर गई थी। सुजॉय को कैसे यकीन दिलाएंगे पाहूजा साहब कि आखिर उनके इस कमजोर बिहेवियर के पीछे क्या वजह है। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें